बिग बाजार जिसने इंडिया को बताया कि सुपरमार्ट क्या है। और ये बात तो तय है कि आपने कभी ना कभी तो बिग बाजार से शॉपिंग की ही होगी, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान की तरह था। एक तो चीज यहाँ बहुत सस्ते रहते थे और आए दिन यहाँ पे सेल लगे रहते थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में अपना सिक्का जमाए रहने वाला फ्यूचर ग्रुप दिवालिया हो गया। तो अपने लापरवाहियों की वजह से फ्यूचर ग्रुप दिन पर दिन कर्जों में डूबता गया। और कैसे रिलायंस ग्रुप 24,713 करोड़ में खरीद लिया बिग बाजार, आइए सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपना नाम, आप कहां से देख रहे हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े रिटेल चेन के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी के बारे में। तो दोस्तों, किशोर बियानी का जन्म 1961 में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो कॉलेज में आए तो फाइनल ईयर में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर चुके थे। उनका फैमिली बिजनेस सिल्क मिल का था और उनका सिल्क मिल का नाम था बंसी सिल्क मिल। इसमें वो लोग सिल्क से कपड़े बनाते थे और अलग अलग शहर में बेचा करते थे। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन कर चुका था, बट खास उन्हें कुछ मजा नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ अलग करना था। फिर एक दिन क्या होता है, वो अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके दोस्त एक अलग ही तरह का फैब्रिक का ट्राउजर पहना हुआ था और उस फैब्रिक का नाम था स्टोन वॉश फैब्रिक। और कपड़े को बारीकी से समझना तो वो फैमिली से बचपन में ही सीख चुके थे। और इस कपड़े को देखने और छूने के बाद वो समझ चुके थे ये कपड़ा काफी अच्छा है। और उन्होंने सोचा कि इस कपड़े को अगर बल्क में मंगा करके भारत में बेचा जाए तो वो काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और उन्होंने इस काम को तुरंत ही अंजाम दे दिया और उन्होंने जो भी आसपास गारमेंट सेलर थे उन्हें ये सब बेच दिया। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हें 6 महीने के अंदर लाखों लाख रुपए का मुनाफा होने लगा। और उन्हें इस पहली बिजनेस के सक्सेस से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला और वो समझ गए कि वो अपने खुद के भी बिजनेस खोल सकते हैं। इसी के बाद उन्होंने एक कंपनी का शुरुआत किया जिस कंपनी का नाम था WBB, मतलब कि व्हाइट ब्लू ब्राउन। इस कंपनी में उन्होंने मेंस ट्राउजर बेचा करते थे, जिसमें कि वो नहीं बनाते थे, वो अलग अलग मिल से बनवाते थे और अपने नाम के ब्रांड से बेचा करते थे। देखिए, उस टाइम क्या होता था कि बड़े बड़े ब्रांड एग्जीबिशन लगाया करते थे और लोगों वहां से जाकर के कपड़े खरीदते थे। लेकिन किशोर बियानी के पास उतने पैसे नहीं थे कि एग्जीबिशन का खर्चा उठा पाए। इसका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर वो एग्जीबिशन के अंदर कपड़े नहीं लगा सकते तो क्यों ना वो एग्जीबिशन के बाहर कपड़े लगा ले। ऐसे भी हो सकता है कि लोग आकर के उनके स्टॉल पे कपड़े खरीदे। और देखिए, उनका आइडिया ये काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी खोली 1987 में जिसका नाम था मेंस वेयर प्राइवेट लिमिटेड और ये भी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर थी। और इस कंपनी से भी उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था और आगे चल करके इसी कंपनी का नाम रख दिया पैंटालून्स। तो दोस्तों, आप जानते हैं पैंटालून्स का मतलब क्या होता है और वो अपने कंपनी का नाम पैंटालून से क्यों रखे? दोस्तों, ये कंपनी पतलून बनाती थी और पतलून से नाम आ गया पैंटालून्स। मैं आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ये कंपनी ट्राउजर बेचा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लेडीज और किड्स वेयर भी आ गया इस कंपनी में, जिसके बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके रख दिया गया पैंटालून्स रिटेल। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकी फ्रेंचाइजी काफी जल्दी जल्दी सेल होने लगी और अलग अलग शहरों में खुलने लगा और लोगों को बहुत पसंद आई। दोस्तों, ये वो दौर था जब मॉल नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम किशोर बियानी ने कलकत्ता में 10,000 स्क्वायर फुट का पैंटालून स्टोर ओपन किया, जो कि उस टाइम का एक मॉडर्न शॉपिंग सेंटर था जहां पे आपको मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर सारे कुछ मिलते थे। इसके अलावा उन्होंने एंटरटेनमेंट और ईटिंग का एक्सपीरियंस भी करवाया सबको, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। देखते ही देखते पैंटालून्स काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। फिर उनके अंदर एक थॉट आया कि क्यों ना किराना से लेकर के होमवेयर तक सारे कुछ इंसान को एक ही जगह मिल जाए। और किशोर जी ने इंडियन के थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो जानते थे कि अगर लोगों को लो प्राइस में अच्छी चीज दी जाए तो वो वहीं से लेना पसंद करेंगे। तो उसके बाद शुरुआत हुई बिग बाजार की, जो कि एक ही छत के नीचे लोगों को सारा कुछ मिल जाता था। और यहाँ का प्राइस मार्केट से काफी ज्यादा कम होता था क्योंकि यहाँ एनी टाइम डिस्काउंट लगा हुआ रहता था। और दोस्तों, एक टाइम ऐसा है कि बिग बाजार सारे शहर में खुल चुके थे और लोगों भी लोकल मार्केट छोड़ करके बिग बाजार में ही जाने लगे क्योंकि वहाँ चीजें काफी ज्यादा सस्ती मिला करती थी। ये वो टाइम था जब पैंटालून्स और बिग बाजार अपने रिटेल में काफी ज्यादा पॉपुलर और प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुके थे। इसी वजह से किशोर बियानी को किंग ऑफ रिटेल कहा जाने लगा। पैंटालून्स और बिग बाजार के बाद उनके सफलता आगे बढ़ते गए। उसके बाद वो कभी पीछे घूम करके नहीं देखा। उसके बाद वो काफी ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे कि मॉल, रियल एस्टेट, फर्नीचर, इंश्योरेंस और भी काफी सारे एक्सपीरियंस करने लगे वो अपने बिजनेस में। और दोस्तों, वो काफी सारे बिजनेस को एक्वायर करने लगे और उनका 2007 तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर मार्केट में एंट्री होता है फ्लिपकार्ट की और दोस्तों, लोगों को घर बैठे बैठे सारा सामान मिलने लगा। और किशोर जी ये नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी कॉम्पिटिटर है, चाहे वो ऑफलाइन तरीके हो या ऑनलाइन तरीके हो। उसके बाद उन्होंने अपने भी एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जिसका नाम था futurebazaar.com। ये दौर था 2007 का, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ उतना बूम था नहीं। तो दोस्तों, उन्हें प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उन्हें एक साल में 350 करोड़ का लॉस जरूर हो गया। उन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। दोस्तों, असली में इनका डाउनफॉल शुरू हुआ वो हुआ 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के कारण। उस वक्त उन्होंने कर्जा लेकर के अलग अलग बिजनेसेस या फिर ब्रांड पे जो इन्वेस्ट किए थे उसे वो चुका नहीं पा रहे थे। उसके बाद उनका कर्जा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दोस्तों, 2012 आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज आ चुका था, जिसके बाद उन्हें अपने सबसे सक्सेसफुल कंपनी पैंटालून्स को आदित्य बिरला को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। देखते ही देखते 2013 में ऑनलाइन
बिजनेस का फिर से बहुत ज्यादा ट्रेंड आने लगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि फिर से कर ऑनलाइन मार्केट में ट्राई मारा जाए। उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम था बिग बाजार डायरेक्ट, लेकिन फिर से इन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिला ऑनलाइन मार्केट में। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा स्कोप है नहीं, इसका उन्होंने सोचा कि अब मुझे ऑफलाइन बिजनेस में ज्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद उन्होंने कई सारे कंपनी खरीदी जिसमें उनके 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट हो चुके थे। इस बिजनेस को खरीदने में जितना भी खर्च हुआ उनका एक भी रुपया इनका प्रॉफिट का पैसा नहीं था। वो सारा का सारा उन्होंने मार्केट से कर्जा लिया था और कर्जा लेकर के सारे कंपनी को खरीदा था। उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में ये सारे कंपनी इन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी, लेकिन ये मार्केट को ट्रेंड को नहीं समझ रहे थे और यही इनका सबसे बड़ा लॉस बना। क्योंकि 2016 में जियो आ चुका था और जियो आने के बाद इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया और लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करने लगे बहुत ज्यादा। लेकिन किशोर बियानी को लगा कि ऑनलाइन मार्केट में उतना सेल नहीं है क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुके थे। वो यही करते करते अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे थे, लोगों से कर्जा लिए जा रहे थे और बिजनेस को बढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद 2019 आ गया। उस टाइम उनके ऊपर 12,778 करोड़ का कर्जा हो चुका था। दोस्तों फिर आ गया पेंडेमिक जो कि सिचुएशन को और ही ज्यादा खराब कर चुका था। मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 तक फ्यूचर ग्रुप का शेयर जो था 80% तक गिर चुका था। किशोर जी के पास इतना ज्यादा कर्ज हो चुका था कि उन्हें अपने सबसे सक्सेसफुल बिजनेस बिग बाजार को बेचने का सौदा करना पड़ा। फिर दोस्तों अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप अपने सारे बिजनेस रिलायंस को 24,713 करोड़ में बेच दिए। पूरे इंडिया में 1800 से भी ज्यादा रिटेल शॉप थे फ्यूचर ग्रुप के, उस सारे पे रिलायंस के कब्जा हो चुके थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्यूचर ग्रुप के सारे बैकबोन बिग बाजार, सेंट्रल, एफबीबी सारे जाकर के रिलायंस के झोली में जा गिरे और फ्यूचर ग्रुप बर्बाद हो गया। ये कहानी थी फ्यूचर ग्रुप की बर्बादी की। इससे आप क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।